मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक पूरे भारतवर्ष में राजपूतों का अधिकार था और यह युग राजपूत युग कहलाता था। परंतु 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया और उन प्रदेशों के राजपूत शासकों को अन्य प्रदेशों में शरण लेने अथवा तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद तुर्कों ने अपनी सत्ता का विस्तार करने का लगातार प्रयास किया और उधर राजपूतों के हृदय में तुर्कों को भारत से बाहर निकाल करने के लिए अपना शासन स्थापित करने की लालसा अभी तक बनी रही। दिल्ली सुल्तानों के विनाश एवं पतन का एक प्रमुख कारण इन्हीं राजपूतों का विरोध था। मुगलों के प्रारंभ में ही राणा सांगा और मेदिनी राय ने उन्हें भारत से बाहर निकालने की कोशिश की थी, परंतु वे सफल नहीं हुए। हुमायूं कदाचित राजपूतों से सहयोग प्राप्त कर लेता तो उसे भारत छोड़कर भागना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि जब हुमायूं ने फारस के शाह के यहाँ शरण ली, तब शाह ने उसे परामर्श दिया था कि जब अफगानों और राजपूतों में शत्रुता थी और बाबर ने अफगानों को हटाकर राज्य प्राप्त किया था, तब दूरदर्शिता इसी में थी कि वह राजपूतों से पूर्ण सहयोग प्राप्त कर अफगानों को नष्ट करने में उनकी शक्ति का उपयोग करता। भारत की पुनर्विजय के बाद हुमायूं की असामयिक मृत्यु के कारण उसे तो इस नीति को कार्यान्वित करने का मौका नहीं मिला, परंतु उसके पुत्र अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी नीति निर्धारित करते समय उनका सहयोग प्राप्त करना अपने लिए हितकर समझा। अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति इस प्रकार की नीति अपनाने के अन्य कई कारण भी थे। प्रथम कारण हम यह मान सकते हैं कि पिछले 250-300 वर्ष के इतिहास में यह स्पष्ट था कि हिंदू प्रधान देश भारत पर राजपूतों को शत्रु बनाकर स्थायी अथवा शांतिपूर्ण शासन करना असंभव था। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। उसने इस तथ्य को समझा कि राजपूतों की सहायता के बिना हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः इसके लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कारण ही हम ये ले सकते हैं कि राजा रोहन के समय से ही अकबर को अपने घर तथा दरबार में शाह अबुल माली से लेकर शाह मंसूर तक मुसलमान अमीरों के द्वारा विद्रोह कर रहे थे उनका सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मिर्ज़ा हकीम को राजगद्दी देने तक के जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे अपने ही लोगों के द्वारा, जिन पर शासनाधिकार की सुरक्षा के लिए भरोसा किया जा सकता था। इस प्रकार समय समय पर विद्रोह खड़ा करते देख अकबर को प्रारंभ से ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि यदि उसे भारतवर्ष में अपने राजाधिकार को सुरक्षित रखना है तथा अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो उसे यहीं के प्रमुख राजनीतिक जो शक्ति राजपूत हैं उनका सहयोग प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा कारण हम ये ले सकते हैं कि अफगानों का विरोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। भारत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बहुत से भागों पर उनका प्रभाव और अधिकार था। काबुल तथा सीमांत प्रदेशों में तो उनकी पूरी तरह शक्ति थी। स्वर्गीय सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का पुत्र, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगा हुआ था। अकबर भारत की एक दूसरी शक्ति राजपूतों का उपयोग इन अफगानों के विरुद्ध भी करना चाहता था। इसलिए अकबर ने इन लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह निश्चय किया तथा विद्रोही मुगल अफगान सरदार, उज़्बेक सरदार, उनके विरुद्ध इनका प्रयोग किया। एक अन्य कारण यह भी था, अकबर यह भी समझता था कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने से उसका जो विदेशीपन है वह भी दब सकता है और उसे राष्ट्रीय सद्भावना भी प्राप्त हो सकती है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि एक राजपूत शासक के यहाँ अकबर का जन्म होने के कारण भी उसने राजपूतों के प्रति कृतज्ञता थी, उदारता का भाव था और इसी उदारता भाव के कारण वह राजपूतों के साथ में अपने संबंध स्थापित करना चाहता था। एक कारण यह भी था, अकबर ने यह भली प्रकार समझ लिया था कि राजपूतों के ऊपर, जिनके अधिकार में विस्तृत भूप्रदेश हैं, असंख्य सैनिक दल हैं, जो अपनी बात के पक्के हैं, अपने पौरुष और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं,
विश्वास किया जा सकता है और उन्हें मित्र बनाया जा सकता है। इन सब कारणों से अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, उनसे सहयोग प्राप्त करने की नीति का सूत्रपात किया। अकबर की यह नीति उसकी राजनीतिक हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, साम्राज्य के स्थायित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अकबर की राजपूत नीति के प्रधान अंग थे कि वह राजपूतों के प्रसिद्ध दुर्गों पर अधिकार करके अपने शौर्य और शक्ति का प्रमाण देना चाहता था, परंतु विजय प्राप्त करने के पश्चात वह अधीनता स्वीकार करने वाले राजा को उसका संपूर्ण राज्य लौटा देता था। उसका आंतरिक शासन उसको सौंपकर उसे बाह्य शत्रुओं से रक्षा का अभयदान देता था। साम्राज्य के हित की दृष्टि से यदि किसी दुर्ग पर सीधा अधिकार करना जरूरी हो जाता था तो इसके बदले में अन्य कोई जागीर उसे दे दी जाती थी। वह राजपूतों को साम्राज्य के विस्तार एवं शासन संचालन में सहयोग हेतु न केवल आमंत्रित करता था बल्कि उनकी प्रतिष्ठा तथा योग्यता के अनुसार उनको ऊंचे ऊंचे पद भी देता था। वह राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु सदैव तैयार रहता था जिससे मुगलों का स्वदेशीकरण शीघ्र हो सके, राजपूतों को सम्राट के संबंधी होने का गौरव प्राप्त हो सके। इस प्रकार अकबर ने अपनी इस राजपूत नीति को इस प्रकार क्रियान्वित किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। 1562 में अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह करके इन वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की और उसके बाद बीकानेर व जैसलमेर के शासकों के साथ में भी उनकी पुत्रियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके इन संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बना दिया। संधि वार्ता के द्वारा भी अकबर ने संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। 1570 में नागौर का जो दरबार उसने किया था, उस दरबार में उसने बीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर के शासकों को आमंत्रित किया और वहाँ पर इन शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यद्यपि चंद्रसेन का विरोध बना रहा, लेकिन बीकानेर व जैसलमेर के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके और इस संबंधों को और ज़्यादा स्थायित्व प्रदान किया। जो राजपूत शासक न तो वैवाहिक संबंधों से अकबर के अधीन आ रहे थे न संधि वार्ता के द्वारा आ रहे थे, वहाँ पर अकबर ने शक्ति का प्रयोग किया। 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार किया, 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहाँ पर अधिकार किया। इसी प्रकार रणथंभौर को सैनिक धमकी देकर रणथंभौर पर अधिकार किया। तो जिन शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वहाँ पर अकबर ने सैनिक शक्ति के बल पर उनको अपने अधीन बनाने का प्रयास किया। यद्यपि प्रताप अकबर की सैनिक शक्ति के बल पर उसके अधीन नहीं आ सका, वह जीवन भर उसके विरुद्ध सहयोग करता रहा। इन मुगल राजपूत संबंधों के कारण राजपूत मुगल साम्राज्य की सेवा में उपस्थित हुए। मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में इन राजपूत शासकों ने बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं के बल पर अकबर ने अफगानों को नियंत्रित किया, मुगल जो विद्रोही थे उनको नियंत्रित किया। वह साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक इनके द्वारा फैला दिया जाता है।